हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को तत्व का संकेत, उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में बता दिया था। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, जिससे कि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर इसको लिखना सीखेंगे। देखिए, मैं कुछ तत्वों का पहले लिख के दिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों को आगे समझाऊंगा। जैसे कि मैं एक तत्व लेता हूँ, जैसे सोडियम, इसका संकेत Na होता है और इसका परमाणु संख्या 11 है। परमाणु संख्या 11 कहने का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसको काउंट करना चाहें 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसका एक दूसरा तरीका भी है, जो कि इस तरह लिख सकते हैं 2 8 और 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरह जैसे कि अगर मैं कैल्शियम का लिखूं तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो जाएगी, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 20 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 4s2 हो जाएगा। यहाँ काउंट कीजिए 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो इस तरह से। और इसका दूसरा तरीका ये हो जाएगा 2 8 8 और 2। ये दोनों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये लिखते कैसे हैं, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, उसके कक्षाओं में किस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, इसको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन की परमाणु की संरचना जानना पड़ेगा। चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, आपको पता होगा कि किसी तत्व के परमाणु का जो आकार होता है गोलिया होता है, और उसके सबसे मध्य भाग में सबसे छोटा संरचना पाया जाता है, जिसका नाम नाभिक होता है। और इस नाभिक का आकार परमाणु में इतना बड़ा होता है, अगर परमाणु को अगर क्रिकेट का स्टेडियम समझ लिया जाए तो उसमें एक छोटा सा मक्खी अगर बैठ जाए तो उसका जो आकार दिखता है उसमें परमाणु में वही आकार एक नाभिक का होगा, इतना छोटा होता है। लेकिन इसी नाभिक में उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं इस तरह से, उसे हम सेल कहते हैं या कक्षक बोल सकते हैं, या ऑर्बिट भी कहते हैं इसको। सभी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि इसका जैसे कि अगर हम इसको सूचित करें तो सबसे पहले सेल को हम K कहते हैं, दूसरे को L M, इस तरह से जिस तरह से और भी कक्षा बढ़ते जाएगी
NO2 आते चला जाएगा, या आप इसे n द्वारा सूचित करते हैं तो n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ संरचना होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में कितने रहेंगे, तीसरे में कितने रहेंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि है किसी भी परमाणु के किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए उसका फॉर्मूला होता है 2n²। 2n² को याद रखें, जहां n उसके कक्षकों की संख्या है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कक्षा K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कक्षा K कहने का मतलब पहला कक्षा, अर्थात n की वैल्यू 1 हो जाएगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पहले कक्षा में 2 गुना हो जाएगा और n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 गुने 1 बराबर 2। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह से दूसरे कक्षा की बात करें तो उसमें कितना आ जाएगा, तो उसके लिए n की वैल्यू फिर से 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुने 4 बराबर 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा, चाहे वो तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, चाहे जो भी हो, अगर बाहरी कक्षा है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रहता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 8 से ज्यादा नहीं रह सकता। चलिए, ये तो इसकी संरचना थी और ये आपने अभी जाना कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसे हम K, L, M और भी आगे जाएंगे तो NO2 इस तरह से हम सूचित करते चले जाएंगे। अब देखिए, इन कक्षाओं में भी उप कक्षक पाए जाते हैं। जैसे कि कक्षा को तो आपने K, L, M से सूचित कर लिया, तो इसके अंदर, इन कक्षाओं के अंदर भी उप कक्षा पाया जाता है, जो कि जिसे आप S, P, D, F और भी आगे इस तरह से चलता जाएगा से सूचित करते हैं। और सभी उप कक्षक की क्षमता होता है, जिस तरह से सभी कक्षा का क्षमता था। जैसे पहले कक्षा का क्षमता था 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, दूसरा कक्षा 8 रख सकता है। इस तरह से अगला जाएंगे, तीसरा का निकालेंगे तो आप 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर सबसे बाहरी कक्षा चला जाएगा तो उसमें 8 ही रहेगा। तो इस तरह से इन कक्षाओं के अंदर भी जो उप कक्षक पाए जाते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन रखने की अपनी अपनी क्षमता होती है। जैसे S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिकतम, 2 से कम रख सकता है, 2 से अधिक नहीं रखेगा, 2 रखेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता। इसी तरह जो P है, इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते, 6 से कम रख सकते हैं। D में 10 रख सकते हैं और F में 14 रख सकते हैं। इस तरह से आगे जाइएगा तो और भी इसकी क्षमता बढ़ती जाती है। वैसे आपको F तक की आवश्यकता पड़ती है। अभी जितना भी तत्व प्रकृति में उपलब्ध है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो F तक ही रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा लगभग। इसके आगे और भी खोज होगी तो जा सकता है। देखिए, तो अब हम सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि S उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 रख सकते हैं। वैसे आप इस तरह भी अगर एक को याद कर लें तो आपको सब याद हो जाएगा। जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे 4-4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ते चले जाइए। जैसे कि S उपकक्षा में 2 रखें तो अगले में 2 में 4 जोड़ दीजिए 6, फिर इसमें 4 जोड़िए 10 हो जाएगा, और इस तरह से फिर अगले में जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। तो 4-4 बढ़ाते चले जाइएगा, आपको याद हो जाएगा ये। चलिए, तो इसको याद कर लीजिए आप, तब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना है तो इसके लिए उप कक्षा को किस तरह सजाना है इसको जानना पड़ेगा।
इसको जानने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसको देखिएगा ध्यान से, और आपको भी उस तरह से बनाने आना चाहिए। बनाते हुए देखिएगा ध्यान से, आपको आ जाएगा। आइए देखिए इस डायग्राम को कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले लिखिएगा 1s, इसके नीचे आप लिखेंगे 2s, 2p, 3s, 3p, 3t, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, और आगे 6s, 6p, 6d और 6f, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मिलाना होता है इस तरह से, देखिए इस तरह से मिला लेंगे आप, इस तरह से, और एरो मारते चलना। ये मिलाने आना चाहिए। इसमें अगर गड़बड़ होगी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से इसको मिला सकते हैं आप। इसे ध्यान से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। देखिए ये मिलाने आना चाहिए। इसको अगर मिलाने में गड़बड़ होगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनेगा। अगर ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसको बनाने का एक और तरीका है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये भी अगर ध्यान दिए होंगे तो आसानी है। चलिए हम दूसरा भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए इसको लिखने के लिए आप उसे इस तरह लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। जैसे कि हम यहाँ लगातार लिख रहे थे, इसमें यहाँ क्या करना है, 1 2 दोनों को छोड़ देना है, यहाँ लिखना है तीसरे। अब यहाँ जैसे कि चलते थे, यहाँ लिखते थे ये 3s, तो यहाँ पर 3p लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर है 3s तो हम चलेंगे यहाँ पर 2p, कम करके लिखना है। और फिर यहाँ पर लिखना है आपको, फिर यहाँ भी लिखना होगा 3p, 4p, 5p, इस तरह से लिखना होगा। फिर 2 को छोड़ दीजिए, p के बाद d आता है तो d वाला फिर यहाँ से लिखना है, 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए 4 3d 4d, इस तरह से। और आगे जाएंगे तो यहाँ जगह ही नहीं बच रहा है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा फिर से समझ लीजिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए 1s इस तरह लिखेंगे, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, यहाँ 2 छोड़ना है, फिर तीसरे से लिखना है 2p, एक कम करके 3p, 4p,
5p 6p। फिर यहाँ हम 2 छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 4 था यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 3d, 4d 5d। फिर 2 को छोड़ना है, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 से शुरू करेंगे, d हो गया था f। और भी नीचे लिख सकते हैं आप, इन इतना से ही काम चल जाएगा। देखिए अब इसको मिलाना कैसे है। अब यहाँ पर हम इस तरह से मिलाते थे, इस तरह तिरछा। इसमें क्या होता था, बहुत सारे बच्चे को गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इसे मिलाने में आसानी होगी, इसमें कुछ है नहीं। इसे बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह मिलाते चले जाइए, इस तरह मिलाते, ये उससे आसान हो जाता है। इस तरह से चलेगा ये डायग्राम इस तरह से। ये डायग्राम अगर आपको लिखने आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। जिनको ये समझ में आ गया अच्छा है, और ये तो उससे भी आसान है। जो आपको अच्छा लगे उसको अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको लिखने आ जाएगा। ये लिखने आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कहीं कोई परेशानी आने ही नहीं वाली। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के। इसको भी अगर जरूरत आपको लगे स्क्रीनशॉट करने की तो कर लीजिए। चलिए देखिए अब इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कैसे समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला तत्व ले रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ ब्रैकेट में इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब देखिए लिखना कैसे है। तो यहाँ से हम देखते हैं इस डायग्राम से कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है 1s। तो हमें सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर इसके बाद आएगा, देखते हैं कहाँ आ रहा है, यहाँ 2s पर आ रहा है। तो 1s के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसे हम कहाँ भरेंगे, इसमें भरेंगे 2s में। फिर अगर यहाँ भी भरने के बाद और भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है तब कहाँ जाएगा, इस तरह से देखिए यहाँ आ गया, कहाँ आ गया 2p पे। इसी तरह से फिर ये भर गया, तब फिर 3s को भरना है, 3s के बाद 3p को भरना है, 4s को भरना है, फिर 3d को भरना है, 4p को भरना है, 5s को भरना है। इस तरह से ये डायग्राम इसलिए बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि 1s भर गया तो हम उसके बाद कहाँ भरेंगे, उसके बाद हम इसको भरेंगे 2s को। अगर 2s भी भर गया तब 2p को भरेंगे, इसलिए ये डायग्राम जरूरी है। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है, सबसे पहले 1s में भरना है। तो 1s में आप s उपकक्षक है तो s में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसे भी सबसे पहले हम 1s को भरेंगे। 1s इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो s में आप 2 रख सकते हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये कक्षक भर गया, तो यहाँ, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद लिथियम, इसका परमाणु संख्या 3 है, इसका अर्थ है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो सबसे पहले 1s को भरेंगे। 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो पहला जो कक्षा है उसमें 2 रख सकते हैं और 2 इसमें भर चुके हैं, इसलिए ये कक्षा भर गया तो यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे और आगे चलेंगे। फिर 1s के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाते हैं 2s पर। तो यहाँ पर अब भरना है आपको 2s में। तो 2s में कितने भरेंगे, इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2s1। चलिए अब इसके बाद ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद अगला तत्व बेरिलियम, परमाणु संख्या 4, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी। तो इसको अगर लिखना चाहें तो 1s लिखेंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, इसके पास 4 है तो इसमें 2 भरेंगे। चलिए इसके बाद इसके अगला आता है 2s।
2s में भरेंगे तो 2s में कितना भर सकते हैं, s में भी आप 2 रख सकते हैं। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखे, 2 यहाँ रखे, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि हम आगे जाएं। अभी ये दूसरा जो कक्षक है अभी खाली है, ठीक है। देखिए 2s के बाद 2p भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी कोमा वगैरह नहीं लगाएंगे और ये अभी खाली अधूरा है। लेकिन इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन ही है तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बेरिलियम के बाद बोरॉन का लिखते हैं, जिसका परमाणु संख्या 5 है। इसका लिखिएगा आप तो 1s2, फिर दूसरा क्या आ जाएगा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, 2 2 4 हो गया। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और बाकी है, तो फिर 2s के बाद कहाँ जा रहा है हमारा डायग्राम देखिए 2p पर जा रहा है। तो हम अब भरेंगे 2p में, तो 2p में कितना भरेंगे, 2p में आप भर सकते हैं। अब बाकी कितना है देखिए, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, आप पहले 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब इसके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि p में आ जाएगा, तो 2p 1 हो गया। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p1। चलिए अगला देखते हैं कार्बन का। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2, फिर बात आती है 2p। इसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, 2 2 4 2 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। क्योंकि अभी भी ये एक कक्षा भरा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कोई कोमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूसरे कक्षा में आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और यहाँ पर यानी वैसे भी p में आप जानते हैं 6 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अभी तक ये भरा नहीं है। तो चलिए अब अगला देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो गई। तो इसको अगर लिखना चाहे तो 1s2 लिखेंगे, फिर 1s के बाद क्या आता है, ये आता है 2s। इसमें कितना रख सकते हैं, s है तो s में 2 ही रख सकते हैं आप। फिर 2s के बाद 2p आता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बाकी है, 4 इलेक्ट्रॉन बस भर चुके हैं, इसके पास था 7, तो इसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन और रख सकते हैं। इस तरह से हम आगे लिखेंगे और भी। ऑक्सीजन का 8, तो ऑक्सीजन का भी इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर 2p है तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो 7 था, यहाँ तक 4 भर चुके थे, तो यहाँ पर 2p में आप 4 रख सकते हैं। और इसी तरह से नियॉन का लिखेंगे, सॉरी फ्लोरीन आता है इसमें, फ्लोरीन 9, तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, उसमें 5 आ जाएगा p में। आप लोग खुद से लिख के देखिएगा, नियॉन 10, इसका मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों को आप लोग खुद से लिखिएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1s2, 1s2 के बाद क्या आता है 2s आता है, तो 2s में भरेंगे 2s, इसमें 2 रख सकते हैं, 2p 6, 10 इलेक्ट्रॉन है, अभी तक इसका कक्षक भरा नहीं, देखिए 2 2 4 6 10 ये भर चुका है। और दूसरा जो कक्षक था इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरा हो गया। चलिए तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद अगर हम सोडियम का लिखें, सोडियम Na 11 इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2, 1s के बाद कहाँ जाता है 2s में, तो चलिए 2s2 2p6 यहाँ तक भर लिए। अभी तक आप 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और ये दूसरा कक्षा भी पूर्ण हो चुका है, इसलिए यहाँ कोमा लगाएंगे। और फिर इसके बाद कहाँ जाते हैं, देखिए 2p के बाद हम आते हैं 3s में, तो हम चलेंगे 3s, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके थे और 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी है, तो s में आप 1 इलेक्ट्रॉन रखें। इस तरह से सोडियम का हो गया। इसी तरह से आगे लिखिएगा फिर मैग्नीशियम का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखिएगा तो सेम इसी तरह चलेगा, और यहाँ क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3s1 की जगह 3s2। इस तरह से उसका आप खुद से लिखिएगा। मैग्नीशियम का 12 है इसका परमाणु संख्या। चलिए हम एल्युमिनियम का लिखते हैं, एल्युमिनियम जिसका 13 होता है,
सेम चलेगा इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2। अभी तक देखिए आप टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा इसमें 2 2 4 6 10 2 12, लेकिन था 13। अब 3s भी भर चुका है, तो अब कहाँ जाएंगे हम? 3s के बाद हम आते हैं 3p में। देखिए इसके बाद आप भर दीजिए 3p। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 3p में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह से फिर इसके अगला लिखेंगे जिसका परमाणु संख्या 14 होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? 3p1 के जगह 3p2 हो जाएगा। फिर उसके आगे लिखेगा 3p3 आ जाएगा, उसके आगे लिखेगा 3p4 आ जाएगा, 3p5 3p6, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो 3p6 तक लिखिएगा तो आप लगभग आर्गन तक पहुंच जाइएगा। चलिए हम एक इसके आगे खुद लिखिएगा जो बच गया, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं आर्गन का लिख रहा हूँ Ar। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होता है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब यहाँ पर आप पहले काउंट कर लें, 2 2 4 अच्छे 10 2 12, और आप इसके पास था 18 इलेक्ट्रॉन, और अभी तक मैं 12 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूँ, तो बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो आप p में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस तरह से ये कक्षा भी पूरा हो गया, आर्गन का हो गया। इस तरह से आगे लिखना चाहे पोटेशियम का, चलिए एक पोटेशियम का देखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s2, सेम इसी तरह चलेगा 18 तक। चलिए हम लिख लेते हैं इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 इलेक्ट्रॉन अभी तक हम भर चुके हैं। सॉरी 3 आएगा। 3p के बाद कहाँ जाता है? अब हमें कहाँ भरना होगा? 3p के बाद हमें आना होगा 4s में। 3p के बाद कहाँ है? 4s। 4s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 4s में हम भर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है इसका, इसमें 1 भर दीजिए। इसी तरह से आप खुद से लिखिएगा कैल्शियम का, इसमें 20 होता है, तो सेम इसी तरह चलेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 4s1, क्योंकि इसमें 19 था तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बाकी था 18 तक भरने के बाद, तो इसके आगे भरेंगे कितना भर देंगे? उसमें 4s2 आ जाएगा, और उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। इसका स्कैंडियम आता है, इसके बाद स्कैंडियम का लिखते हैं 21। इसका लिखेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6, सेम चलेगा 3s2 3p6। ये भी भर चुका है 18 इलेक्ट्रॉन, तो अभी तक हम भर चुके हैं। बचा कितना? अब 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद 4s आता है, 4s को भी भर लेते हैं 4s2। देखिए 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी है। तो 4s के बाद हमें कहाँ जाना होगा? देखिए 4s के बाद हमें भरना होगा 3d। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में ये गड़बड़ हो गया। देखिए गड़बड़ क्या हुआ? भरना तो इलेक्ट्रॉन को है कहाँ? 4s भरने के बाद आपको भरना है 3d को, लेकिन 3d अब हम 4s के बाद नहीं लिखेंगे। ये तीसरे कक्षा का उप कक्षा, लेकिन भरने के लिए हम भरेंगे 3d में कब? 4s भरने के बाद, क्योंकि इस डायग्राम के अनुसार पहले 4s आता है फिर 3d आता है, लेकिन 3d को भरेंगे बाद में। लेकिन लिखेंगे किसके साथ? लिखेंगे इसके तीसरे कक्षा के साथ 3d। इसको खाली छोड़ देंगे। अभी पहले 4s को भर लेंगे 4s2, अब जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो भरेंगे किसमें? 3d। इसमें आ जाएगा 3d1। देखिए इसके आगे आप टाइटेनियम का लिखेगा, वेनेडियम का लिखेगा, तो होगा क्या हुआ? इसी तरह चलेगा सेम। पहले 4s को भर लेना है, तब इसमें भरना है। इसी तरह से भरता चला जाएगा। यहाँ 1 है तो अगले में 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। लेकिन जब हम क्रोमियम का लिखेंगे, देखिए उसमें क्या है? Cr 24 होता है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
वो ध्यान क्या रखना है देखिए, अभी लिखते हैं फिर समझेंगे इसको। इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d को लिख तो लेंगे लेकिन भरेंगे नहीं, भरेंगे किसको पहले 4s को, 4s2 भर दिए। अब इलेक्ट्रॉन की पहले काउंट कर लेते हैं कितना बचता है, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने 24, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब 3d में 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, लेकिन ये 3d का एक रूल है, d उप कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, तब क्या होता है d पूरा हो जाता है। तो d उप कक्षक में क्या होता है कि या तो पूरा भरा रहता है तब, या आधा भरा रहता है तब, जैसे आधा मतलब 5, ये अधिक अस्थायी होता है, जिसके कारण क्या होता है D3 के बाद D4 ये नहीं लेता है, ये सीधा सीधा D5 लेगा। 4 की जगह क्या लिखेंगे आप 5 लिखेंगे, ये 5 आएगा कहां से, 4s का एक इलेक्ट्रॉन ये D ले लेगा और इसके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। इस तरह से 4s1 यहाँ हो जाएगा और 3d 5 ले लेगा, 4 नहीं लेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बस। और इसी तरह से आप फिर से आगे लिखते चले जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर अगला लिखिएगा 25 का, तो उसमें क्या आएगा यहाँ पर s2 आ जाएगा और ये तो जैसे का तैसे रह जाएगा। और फिर इस तरह से लिखते जाइएगा, आप लगभग लिखिएगा 28 तक, तो उस तरह लिख लीजिएगा। फिर 29 में जब लिखने की बारी आएगी तो वहाँ क्या होगा कॉपर, कॉपर का लिखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इसका लिखकर देखते हैं क्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी इसी तरह लिखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d लिख लेंगे, लेकिन भरेंगे नहीं, पहले भरेंगे किसको 4s2 को। अब इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब इसके पास था कितना 29, 9 इलेक्ट्रॉन और बाकी। अब 9 इलेक्ट्रॉन, अब मैं पहले बता चुका हूं कि ये इसी तरह जिस तरह से ये डी जो है आधा भरा तब अस्थायी हुआ, जैसे कि ये पहले लिया 3 तक तो ले लिया, लेकिन 4 नहीं लेकर डायरेक्ट 5 लेता है। इसी तरह से यहाँ पर 8 तक तो ये ले लेगा, लेकिन जब 9 लेने की बारी आएगी तो ये 9 नहीं लेकर सीधा सीधा 10 इलेक्ट्रॉन लेगा। और इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर आप 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और 4s में एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा और वहाँ 4s1 हो जाएगा। फिर इसके बाद सब नॉर्मल चलेगा, जैसे लिख रहे थे इसे। मैं जितना लिख दिया हूँ वो तो आप समझ गए होंगे, तो जो मैं नहीं लिखा हूँ उसको आप खुद से लिख के देखिए, इसको लिखिएगा देखिए। तो इस तरह से इसके आधार पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ आप लोग ध्यान से देखे होंगे वीडियो को तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस तरह से मैं आप लोगों को लगभग 30 तक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आप लिखिएगा, इसके आगे भी सभी इसी आधार पर चलेगा, बस इसी बात का ध्यान रखना आपको डी का, और आगे लिखते चले जाइएगा। तो चलिए, और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का एक दो और तरीका है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ अभी। चलिए तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा तरीका आप कैसे लिख सकते हैं इसको। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ उपकक्षक लिख रहे थे। अब जब हम लिखेंगे तो उपकक्षक नहीं लिखेंगे, बिना उपकक्षक का ही लिखेंगे। तो जैसे कि जो कक्षा था ये मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे आप लिखेगा तो धीरे धीरे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे के है, इसके बाद एल एम, आसानी हो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, एन देखिए। तो सबसे पहले कक्षा, इसका पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 था, इसे 1 है,
तो इसका एक सीधा सीधा लिखते हैं, एक हो गई। इसी तरह हीलियम का He 2 है, तो सीधा आपका इसी कक्षा में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 2 था, तो पहले कक्षा में 2 लिख सकते हैं। इसी तरह हम आगे लिखते हैं लिथियम का Li 3, तो के कक्षा में कितना था, पहले कक्षा, यानी के का मतलब होता है पहले कक्षा। यहाँ पहले कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ही था, 2, और फिर दूसरे कक्षा में, यानी दूसरे कक्षा कहने का मतलब एल में कितना था, 1, 2 1, इस दोनों के बीच इस तरह फॉर्मूला लगाना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 1। इस तरह से आप इसी के आधार पर आप लिखते चले जाएंगे। वैसे ये लिखने आ जाएगा तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इससे वाला लिख सकते हैं, ये याद रहेगा अपने आप, इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए कार्बन का C, इसका 6 है, क्या लिखेगा, तो पहले कक्षा में, यानी इसमें के में, तो के में आ जाएगा 2, एल में कितना है देखिए, एल का आने का मतलब दूसरा कक्षा, 2 2 4 हो गया। इस तरह से भरते चले जाएंगे। वैसे आप इसको नहीं भी देखेगा तब भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का लिखते हैं, ऑक्सीजन 8, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे कक्षा एल में कितना रख सकते हैं, वैसे 8 रख सकते हैं, लेकिन इसके पास है कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कक्षा में 2 रख सकते हैं, दूसरा में बचा कितना, 6 बच गया, इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरह से हम सोडियम का लिखते हैं, Na 11 होता है, इसमें परमाणु की संख्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हुई। तो अब जैसे कि इसका पहला कक्षा है के, तो इसमें 2 रखेंगे, दूसरा कक्षा में 8 रख सकते हैं, और इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो 8 रख दीजिए। चलिए, तो 8 2 10 हो गया, तो दूसरा कक्षा भी पूरा हो चुका है। अब चला जाएगा फिर तीसरे कक्षा में, तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास 11 था, आपने 10 रख चुके हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहाँ रख दीजिए, तो ये आ गया M में। चलिए, तो इसके बाद हम आगे लिखते हैं जैसे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम, इसका परमाणु संख्या 13 है, तो इसका कैसे लिखेंगे, इसका भी फिर वैसे ही लिखेंगे, पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8 रखते हैं, 8 10 हो गया, तीसरे में 3 बच गया, तो 3 रख दे। इस तरह से लिखते जाएंगे, और जब 18 तक आप इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे आर्गन का इसी तरह बढ़ते जाएगा, 3 4 5 6 7 8 तक। देखिए उसके बाद क्या होता है, आर्गन के बाद पहले आर्गन 18 होता है, इसका लिखते हैं क्या होता है, 2 8 8 2 10 हो गया, और तीसरे जो कक्षा है उसमें आप 18 रख सकते हैं ना, क्योंकि तीसरा कक्षा मतलब n की वैल्यू क्या हो गया, 3। अगर यहाँ पर निकालेगा तीसरा कक्षा तो क्या हो जाता है, 2n², यानी 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे में रख सकते हैं, लेकिन इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन बाकी कितना है, 8 ही है, तो इसलिए इसके बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, बस ये भी पूरा हो गया। इसके बाद अगर लिखना चाहें हम इसका पोटेशियम का, तो देखिए कैसे लिखेंगे, पोटेशियम के 19, इसके आधार पर अगर देखकर लिखना चाहे तब तो लिख ही लीजिएगा, लेकिन आप बिना उसे देखे अगर लिखना चाहे तब देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे पहले कक्षा में 2 रख सकते थे तो 2 रख देते हैं, दूसरे कक्षा में हम 8 रख सकते हैं, 8 रखेंगे। इसके बाद देखिए 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, तीसरे जो कक्षा है उसमें कितना जाएगा, इसके पास बाकी अब है 9 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा कक्षा जो है अगर हम 9 रख देते हैं तो ये इसका बाहरी कक्षा हो गया। लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बाहरी कक्षा चाहे वो तीसरा हो चौथा हो, उसमें अगर ये जैसे तीसरा है तो 18 रख सकते हैं, तो 9 रख दिए, कोई गड़बड़ नहीं है नियम के अनुसार। लेकिन नियम ये भी कहता है कि सबसे बाहरी कक्षा में आप 8 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो यहाँ 9 हो गया, तो ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 9 नहीं रखेंगे। तो रखेंगे कितना, और ये दूसरा में भी बढ़ा नहीं सकते, इसमें 8 ही रहेगा, तो तीसरा में आप 8 इलेक्ट्रॉनिक को ही रखेंगे, और ये बाहरी कक्षा में 1 चला जाएगा। इस तरह से पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप यहाँ से इसको मिला सकते हैं, देखिए पहले में 2 था, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और सबसे बाहर 1, तो इसके आधार पर ये लिखिए।
इस तरह से आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे भी लिख सकते हैं। जैसे कैल्शियम का भी मैं लिख सकता हूँ इसी तरह से, Ca 20, 2 हो जाएगा, फिर 8, फिर आप फिर से तीसरी की बारी आई तो फिर यहाँ पर कितना बचा है, 10 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अगर यहाँ हम 10 रख दें तो फिर से दिक्कत है, क्योंकि ये 10 रखने के बाद इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो गया, 20 हो गया, लेकिन ये बाहरी कक्षा आ गया, और बाहरी कक्षा में आप 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ 10 हो गए, इसलिए यहाँ आप 8 ही रखेंगे और इसके बाहर सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इस तरह से भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। आप और भी आगे लिखिएगा, 30 तक लिखिएगा, और उसके बाद जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगा वहाँ तक लिख सकते हैं आप। तो एक और भी तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो आपको आवश्यकता पड़ेगी, जैसे 12th क्लास में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कई बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। चलिए उसको हम सीख लेते हैं एक बार। देखिए, एक और तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का है, उसमें हम क्या करते हैं, अस्थायी तत्वों का उपयोग करते हैं। अस्थायी तत्व कहने का मतलब जो निष्क्रिय गैस है, आपको पता होगा वैसे भी निष्क्रिय गैस में कौन कौन से आ जाते हैं। जैसे आ जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हीलियम, हीलियम के बाद आ जाता है फ्लोरीन। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना पड़ेगा वो लिखने के लिए। हीलियम के बाद आप ये फ्लोरीन आ गया, आर्गन, सॉरी हीलियम के बाद फ्लोरीन नहीं आता है, नियॉन आता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके बाद क्रिप्टन आ जाता है, जेनन, रेडन। अब आपको इन सभी गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद रहेगा आपको तो आगे लिखने में आसानी होगी, और इसी के आधार पर हम लिखते हैं। जैसे कि जहाँ तक मैं 30 तक बताया हूँ, अभी 30 तक में मैं लिख कर दिखा रहा हूँ इसको, तो आगे भी आप लिखिएगा। देखिए, जैसे कि हीलियम है, हीलियम का उपयोग करके आप इसके हीलियम के बाद जो भी तत्व हैं, हीलियम से लेकर फ्लोरीन तक का, आप इसके आधार पर लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। वैसे तो ये सब छोटे छोटे हैं, यहाँ तक आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं वैसे लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे लिथियम का लिखेंगे, लिथियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, तो इसका अगर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1s2 और ये क्या था, 2s1, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर हम इसका उपयोग करके लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर 1s2 है, देखिए 1s2 कहने का मतलब ये यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हीलियम के बराबर है, तो हम यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखकर यहाँ पर डायरेक्ट हम हीलियम को रख देंगे, He, ऐसे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ तक आपने यहाँ तक लिखा है ये पूरा हो गया, और इसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और उसके बाद जो बच गया 2s1 यहाँ लिख देंगे, 2s1। इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये भी लिख सकते हैं आप। इस तरह से बेरिलियम का लिखिए, देखिए बेरिलियम 4, इसका लिखिएगा तो इसमें भी हीलियम रख दीजिए इस तरह से, और हीलियम रख देने का मतलब 1s2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद बच गया 2s2, इसको लिख दीजिए 2s2, और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं आप। इस तरह से आप फिर कार्बन का लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का लिख सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन का देखिए 8, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, फिर हीलियम रख लीजिए He, और 1s2 तो हो गया, और इसके बाद क्या आता है 2s2 और 2p, तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए पहले 1s2, 2s2, 2p, कितना बच गया, 2 2 4 बच गया। मतलब ये हो गया कि 1s2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों लिख दीजिए, 2s2 और 2p4, ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फ्लोरीन का लिखिए F9, इसका भी 1s2 के जगह हीलियम रख दीजिए He, और जो बच गया उसको लिख लीजिए 1s2, सॉरी
2s2 और 2p5, ये हो गया। अब नियोन का तो हम उपयोग ही करने वाले हैं। नियोन का उपयोग करके अब इसके आगे आप ये क्लोरीन तक लिख सकते हैं, 17 तक। जैसे देखिए हम सोडियम का लिखते हैं, अब Na का लिखेंगे तो हम शॉर्ट करने के लिखते हैं। अगर Na का लिखेंगे, अगर 1s के जगह हीलियम को रख दें तो फिर तो हमें इतना बड़ा लिखना पड़ जाएगा ना, तो हमें तो ये शॉर्ट में लिखना है। इसलिए क्या करेंगे हम, अब हीलियम को नहीं लेकर जब हम नियोन के आगे बढ़ेंगे तो हम नियोन का उपयोग करेंगे। कहाँ तक? आर्गन से पहले तक, क्योंकि आर्गन भी एक अस्थायी तत्व है, तो फिर आर्गन के आगे लिखेंगे, फिर आर्गन का उपयोग करेंगे। जैसे देखिए हम मैग्नीशियम का लिखें, अच्छा सोडियम का पहले लिखते हैं। देखिए सोडियम का लिखेंगे 11। सोडियम का पहले यहाँ समझिए, सोडियम का क्या था, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक देखिए सेम है नियोन की तरह, Na की तरह। देखिए 1s2, यहाँ भी 1s2, 2s2, यहाँ भी 2s2, 2p6, यहाँ भी 2p6। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नहीं लिखकर इसके जगह नियोन रख दें तो इसका मतलब हुआ हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे क्या, नियोन। यहाँ नियोन रख देंगे तो इसका मतलब हुआ 1s2 2p6 2s2 2p6, यहाँ तक पूरा हो गया। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो बच गया 3s1, इसको लिख लेंगे 3s1। इस तरह से सोडियम का हो गया। एल्युमिनियम का लिखते 13, इसका लिखेंगे इसी तरह नियोन Na, और जो बच गया इसको रख दीजिए 3s2 बच जाएगा। अच्छा 13 है तो 2 नहीं बचेगा, तो यहाँ 10 हो गया, 10 2 12, नियोन में 10 तक होता है, 10 2 12, एक और बच गया 3p1। ये इस तरह से एल्युमिनियम का लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये क्लोरीन तक लिख सकते हैं। चलिए एक और लिख देता हूँ मैं। ये क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसका लिखेगा, इसमें क्या लिखेगा, नियोन Na। 10 तक पूरा हो गया। अब 10 तक हमें यहाँ तक इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसके बाद लिखना है, देखिए 3s2 और बच गया कितना, 10। नियोन लिख देने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का लिख चुके हैं, 10 2 12 और 12 और बच गया 3p, और इसमें कितना भर देंगे, 12 तक हो गया है, 17 था, 5 3p5। इस तरह से इसका भी हो गया, क्लोरीन का भी। तो आर्गन की आपको तो लिखना ही पड़ेगा, इसके लिए तो आप देखिए, जैसे कि आर्गन का उपयोग करके हम लिखना चाहें, किसका लिख सकते हैं, आर्गन के आगे पोटेशियम का लिख सकते हैं, कैल्शियम का लिख सकते हैं, स्कैंडियम का लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसके अगले अस्थायी तत्व से पहले तक के तत्व का इसका उपयोग करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि जैसे हम कैल्शियम का एक लिख देते हैं Ca, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन, इसका लिखिएगा। तो ऐसे अगर कैल्शियम का देखा जाए, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, आप लिखे होंगे तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्गन रख देंगे Ar। आर्गन रख देने का मतलब इतना जितना आर्गन में हम लिखते, तो आर्गन का जितना होगा 18 तक, 18 तक तो इसमें लिखा ही जाएगा, तो हम उतना लिखेंगे नहीं, इसका आर्गन डायरेक्टली रख देंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन बच गया कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तब यानी कहने का मतलब आप 3s2 तक यहाँ तक लिख चुके हैं। अच्छा ये गड़बड़ है, मिटा दिया था मैंने, 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ आ जाएगा 3p6, यानी 3p6 तक आप लिख चुके हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया 18 तक हो गया, ये 20 है, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। 3p के बाद कहाँ जाता है, 3p के बाद आप भरते हैं 4s को। देखिए 4s को भरेंगे तो इसमें तो नहीं आएगा, इसमें आएगा 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। तो इस तरह से आप अक्रिय गैसों का प्रयोग करके आप बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोटे में लिख सकते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बता दिया हूँ, और आपको आशा करता हूँ तो समझ में आई होगी, अगर आप वीडियो को अच्छी तरह देखे होंगे तो।
इतना ही मैं आज के वीडियो में रहने दे रहा हूँ। अगले दिन अगला क्लास चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में से ये शेयर भी करें।